अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जेना कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि उसकी जान उसका नन्हा टॉमी अपना एक पंजा जेना की टांग पर रखे उसके बराबर में सो रहा था। एडगर फैमिली में 3 लोग थे, जेना एडगर, उसकी मॉम हिना एडगर और डैड मिचेल एडगर। वो लोग ब्रिटेन में रहते थे और वो छुट्टियां गुजारने फार्म हाउस जा रहे थे जो उनके इलाके से काफ़ी दूर था, और उन्होंने उसे बुक करवाया था। उनके साथ उनका मुलाजिम, उनका नौकर डेविड भी था। जेना ने 16वीं साल में कदम रख दिया था, मगर इस सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली मासूम गुड़िया की हरकतें अब भी बचकाना थीं। बाकी टीन एज लड़कियों की तरह उसमें कोई फजूल आदत नहीं थी। स्मोकिंग, लेट नाइट गैदरिंग, मूवीज़, कुछ भी नहीं। उसका वक्त या तो टॉमी के साथ खेलते हुए गुजरता या तो किताबें पढ़ते हुए। बाहर की ताज़ा हवा लगने से जेना की आंखें बंद होने लगीं और उसके हाथ में पकड़ी हुई बुक छूटकर उसकी गोद में गिर गई, जो वो बाहर देखने से पहले पढ़ रही थी। उसके सामान में पूरा एक बैग बुक्स से भरा हुआ था। हालांकि उसकी मॉम हिना ने चलने से पहले उसे कहा भी था कि वो वहाँ एंजॉय करे, बुक्स तो वो यहाँ पढ़ती ही है, मगर जेना ने फिर भी अपनी बुक्स साथ में ले ली थी। हिना ने उसकी गोद से बुक उठा ली। जब वो लोग फार्म हाउस पहुँचे तो दोपहर हो गई थी। हालांकि वो सुबह 7 बजे निकल गए थे। फार्म हाउस लग्जरी था, जिसके सामने एक खूबसूरत झील थी जहाँ बोटिंग होती थी। बैकयार्ड में छोटा सा गार्डन बना हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा झूला भी लगा हुआ था। जेना की आंख खुल गई। फिर वो लोग अंदर चले गए। उन लोगों ने खाने को गर्म करके लंच किया और अपने अपने रूम्स में आराम करने चले गए। जेना थोड़ी देर अपने कमरे में लेटी, मगर उसे नींद ना आई क्योंकि वो रास्ते में काफ़ी देर सो गई थी। टॉमी उसके साथ ही बिस्तर में सोया हुआ था। जेना ने प्यार से टॉमी के सर को खुजाया। उसने कुसमुसाकर आंखें खोल ली, फिर दोबारा मूंद ली। जेना ने उसे सोने दिया और ख़ुद रूम से बाहर निकल आई। शाम हो रही थी। वो सारे फार्म हाउस का जायज़ा लेने लगी। थोड़ी देर बाद टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ गया। जेना ने टॉमी को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। जवाब में टॉमी ने भी अपनी नन्ही ज़बान से जेना की ठोड़ी को चाटकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जेना टॉमी को लेकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। फार्म हाउस ख़त्म होने पर सामने सड़क थी, जिसकी दूसरी तरफ पेड़ ही पेड़ थे। पेड़ बेहद घने और बड़े बड़े थे। अचानक जेना को पेड़ों में किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई खड़ा हो। जेना, आ जाओ बेटा, मॉम ने आवाज़ दी। तो जेना टॉमी को लेकर अंदर चली गई। वहाँ उसे एक खूबसूरत औरत और छोटा बच्चा नज़र आया। बच्चा 5 साल का होगा। वो लोग बराबर वाले फार्म हाउस में आए हुए थे। औरत ने अपना परिचय लूसी और बच्चे का माइकल के नाम से कराया, जो उसका इकलौता बेटा था। हेलो, जेना ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा और उन लोगों के साथ बैठ गई। वो दोनों माँ बेटे अकेले थे। लूसी का शौहर इस दुनिया में नहीं था और वो जॉब करके अपना और माइकल का पेट पाल रही थी। उसकी पोस्ट काफ़ी अच्छी थी, इसलिए माली लिहाज से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। वो भी छुट्टियां गुजारने आए थे और कुछ रोज़ में माइकल के अंकल और उनकी फैमिली उन दोनों को ज्वाइन करने वाली थी। लूसी ने बताया कि माइकल को तो यहाँ आने से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके मतलब का कुछ ख़ास नहीं है, जबकि मैं शहर के हंगामे से दूर रहकर कुछ वक्त सुकून से गुजारना चाहती हूँ। जेना को माइकल पर तरस आया, इसलिए उसने माइकल से दोस्ती करने का इरादा किया। हालांकि वो उससे उम्र में काफ़ी छोटा था। जेना झूले में बैठी झूला झूल रही थी और टॉमी उसकी गोद में था। हाय जेना, माइकल ने अपने फार्म हाउस के हिस्से से हाथ हिलाते हुए कहा। बीच में लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। हेलो, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ माइकल, जेना ने मुस्कुराते हुए उसे कहा। तो माइकल लकड़ी की बाड़ पर चढ़ा और उसे फलांग कर दूसरी तरफ कूद कर आ गया। जेना ने माइकल को अपने बराबर में झूले पर बिठा लिया
और उससे बातें करने लगे। माइकल, तुम किताबें पढ़ते हो? नो, माइकल ने कहा। कॉमिक? जेना ने पूछा। नो। माइकल ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? जेना ने हंसते हुए पूछा। मैं तो अपने ट्रक में मिट्टी भरकर लाता हूँ और फिर उनसे घर बनाता हूँ। माइकल ने उसे अपने फेवरेट गेम के बारे में बताया तो जेना मुस्कुरा दी। क्या हो रहा है बच्चों? लूसी ने आकर पूछा। हम बातें कर रहे थे। बच्चों, आओ बोटिंग करते हैं, मिचेल एडगर ने कहा। वो, लूसी और हेना सब साथ में थे। जेना छत झूले से उतर गई और माइकल से बोली, आ जाओ माइकल, मज़ा आएगा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं खेल रहा हूँ, माइकल बोला। माइकल चलो, तुम इंजॉय करोगे, मिचेल एडगर ने उसे फोर्स किया। थैंक्स अंकल, मैं यहीं खेलूँगा, माइकल ने साफ मना कर दिया। छोड़िए इसे, हम चलते हैं, लूसी ने हंसते हुए कहा। तो वो सब नदी के किनारे चल पड़े। वहाँ किनारे पर खड़ी बोट में वो सब सवार हो गए। बोट स्टार्ट हुई तो माइकल उन्हें हाथ हिलाकर बाय बाय कहने लगा। बोट आगे बढ़ गई तो माइकल कूद कर झूले से उतर आया और अपने फार्म हाउस से अपना ट्रक ले आया। फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने रखे गमलों के बीच उसे खुरपी पड़ी नजर आई। माइकल ने आगे बढ़कर खुरपी उठाई और एक कोने में बैठकर ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते हुए एकदम खुरपी उसके हाथ में लगी और माइकल के हाथ से खून निकल आया। माइकल के मुंह से दर्द से आवाज़ निकली। खून ज़्यादा तेज़ी से बहने लगा और फिर खून बहकर गड्ढे में मिलने लगा। गड्ढे में जज्ब यानी ऑब्जर्व होने लगा। मिचेल एडगर, हेना, लूसी और जेना वापस किनारे पर आ गए। अभी वो बोट से उतरे भी नहीं थे कि टॉमी ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। क्या हुआ टॉमी? जेना ने उसे प्यार करते हुए कहा, मगर वो लगातार भौंक रहा था और साथ साथ जेना की गोद में मचल रहा था। फिर वो लोग उतरकर फार्म हाउस आए। करीब आने पर उन्होंने देखा कि माइकल एक कोने में ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके करीब ही ज़मीन में गड्ढा बना हुआ था। उसका खिलौना ट्रक वहीं पर था। सब माइकल की तरफ लपके, मगर जब उन्होंने उसे चेक किया तो उन सब के होश उड़ गए क्योंकि माइकल मर चुका था। लूसी ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। हेना उसे चुप करा रही थी, मगर वो संभाले नहीं संभल रही थी। मिचेल एडगर ने डॉक्टर और पुलिस दोनों को कॉल किया। डॉक्टर ने माइकल को चेक किया। उसे एक खराश तक नहीं आई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पर खुरपी चुभने का निशान तक नहीं था। माइकल की डेड बॉडी को पुलिस अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गई। सब बहुत दुखी थे, खासकर जेना। उसकी आंखों के आगे बार बार नन्हा माइकल आ रहा था। लूसी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। माइकल के अलावा दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। होश में आते ही वो चीख चीख कर रोने लगती, फिर कहती, काश काश मैं माइकल की बात मान लेती और यहाँ नहीं आती, तो आज माइकल जिंदा होता। हेना ने उसे दवा खिलाकर सुला दिया। लूसी उन्हीं के फार्म हाउस में थी। इधर जेना का टॉमी बिस्तर में डरा हुआ छिपा बैठा था। जेना के आवाज़ देने पर भी वो बाहर नहीं निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और माइकल की मौत की वजह उसके दिल का बंद होना थी। मगर सवाल ये था कि माइकल का दिल बंद क्यों हुआ था, जबकि वो तो एक सेहतमंद बच्चा था। माइकल की डेड बॉडी हॉस्पिटल के सर्द खाने में रखी हुई थी। एडगर फैमिली माइकल के अंकल के आने का इंतज़ार कर रही थी। माइकल के पापा का छोटा भाई रॉजर था। जैसे ही उसे इन्फॉर्म किया गया, वो फ़ौरन अपनी बीवी मार्गरेट और बेटी सारा के साथ पहुंच गया। सारा जेना की हम उम्र थी, मगर उसका अंदाज़ जेना से बिल्कुल अलग था। वो बाकी आम लड़कियों की तरह रंगीन मिजाज थी। जेना ने पहले तो उससे दोस्ती करने का इरादा किया, मगर उसका अंदाज़ देखकर वो पीछे हट गई। उसकी और सारा की दोस्ती चलने वाली नहीं थी, इसका अंदाज़ा जेना ने कर लिया था, मगर वो उससे अच्छे से पेश आ रही थी। टॉमी ने तो हद कर दी थी। वो खाने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहा था। मजबूरन
जेना ने उसका बर्तन बिस्तर पर रख दिया, जिसे टॉमी ने डरते डरते खाया और फिर बिस्तर में दुबक गया। जेना ने उसे निकालकर उठाया तो वो उसके सीने से चिमट गया। जेना ने उसे खूब प्यार किया और वापस बिस्तर पर छोड़ दिया। जेना ने कपड़े चेंज किए और अपने कमरे की खिड़की में आकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग अब भी नन्हे माइकल को सोच रहा था। एकदम उसे लगा कि दूर सामने कोई खड़ा हुआ है। जेना ने गौर से देखना चाहा, मगर उसे समझ नहीं आया, तो वो अपनी दूरबीन उठा लाई और उसे आंखों के आगे लगाया। सामने दूर एक लड़का खड़ा था, 12-13 साल का। वो इशारे से जेना को बुला रहा था। जेना ने दूरबीन आंखों से हटाकर इधर उधर देखा कि शायद वो किसी और को बुला रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। जेना ने दोबारा दूरबीन आंखों से लगाई तो वो लड़का अब भी उसे इशारे कर रहा था। जेना डर के पीछे हट गई और खिड़की बंद कर दी और बिस्तर में आकर लेट गई। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है। जेना डर गई थी और फिर उसने आंखें मूंद ली। हमेशा की तरह जेना अपनी किताब लेकर झील के किनारे बैठी थी। माइकल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। माइकल के अंतिम संस्कार के लिए अंकल रॉजर खुद गए थे। लूसी, मार्गरेट और सारा यहीं थे। 2 दिन बाद उनकी वापसी थी। जेना किताब पढ़ने में मगन थी। एकदम उसे गंदी बदबू का एहसास हुआ और उसे खांसी आने लगी। उसने खांसते हुए नज़रें उठाई तो उसके बराबर में सारा बैठी सिगरेट के धुएं से छल्ले बना रही थी। सारा, तुम स्मोकिंग करती हो? जेना ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, सारा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और दोबारा सिगरेट होठों से लगा ली। जेना ने उससे दूरी बनाना बेहतर समझा और बोली, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कहीं और बैठ जाऊं? मुझे सिगरेट से एलर्जी है। तो सारा ने लापरवाही से कहा, एज यू विश, और सिगरेट को अपने सैंडल से मसलकर दूसरी सिगरेट सुलगाई। जेना वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। उसने मुड़कर सारा को देखा तो वो लाइटर अपनी जीन्स में रख रही थी। उसे जेना के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। वो अपने आप में मगन थी। जेना धीरे धीरे चलती हुई फार्म हाउस के मेन गेट से बाहर आ गई। वो जगह उसे शांत लगी तो गेट के साथ उगी घास पर किताब लेकर बैठ गई। अभी उसने पढ़ना शुरू ही किया था कि किसी ने उसका नाम पुकारा, जेना। तो उसने चौंक कर इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़र सामने गई। वहाँ रोड के दूसरी साइड पर वही लड़का खड़ा था जो उसे इशारे से बुला रहा था। जेना उसे देखकर एकदम डर गई और बदहवासी में अंदर जाने के बजाय सड़क पर भागने लगी। वो बगैर देखे अंधाधुंध भाग रही थी और मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि वो लड़का उसका पीछा तो नहीं कर रहा। भागते हुए उसने पीछे देखा और फिर जब वो वापस सामने मुड़ी तो डर से उसकी आंखें फट गईं। उससे थोड़े फासले पर एक ट्रक फुल स्पीड से आ रहा था। इससे पहले कि वो जेना को हिट करता, जेना को ज़ोर से धक्का लगा और वो सड़क के किनारे गिर गई और ट्रक धुआं उड़ाता गुजर गया। जेना नीचे गिरी गहरी गहरे सांस ले रही थी। फिर जेना को किसी के होने का एहसास हुआ। उसने नज़र उठाई तो डर से ज़मीन पर घसीटती हुई पीछे हटने लगी। उसके सामने वही लड़का खड़ा था। डरो मत जेना, उस लड़के ने नरमी से कहा, मगर जेना पीछे हटती रही। जेना, अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इस ट्रक से तुम्हारी जान नहीं बचाता, लड़के ने कहा। तो जेना रुक गई। बात उसकी समझ में आने लगी। वो लड़का उसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया। अब जेना कुछ नॉर्मल लग रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो बेहद ज़रूरी है, उस लड़के ने कहा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? जेना ने पहली मर्तबा उस लड़के से बात की। मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ ये छोड़ो, बल्कि अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम जैक है। तुम रहते कहाँ हो? जेना ने पूछा। उसकी बात पर जैक खामोश रहा, फिर रुक कर बोला, जेना, तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए बेकार की बातों में वक्त बर्बाद मत करो।
क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जेना हैरानी से बोली। मेरी बात ध्यान से सुनो जेना। मैंने तुम्हें पहले भी बताने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जहां रहने आई हो वो जगह। ओ गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेना ने झिंझलाकर बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। श्श। जैक ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कराया। खामोशी से सुनो। फिर बोला, लगभग 100 साल पहले की बात है। लगभग 100 साल पहले की बात है। यहाँ एक औरत आई, डेल्फिन। पता नहीं ये उसका असली नाम था या उसने लोगों से झूठ बोला था। जाने वो कहाँ से आई थी। बिल्कुल झुकी हुई और लंबा सा हुड वाला चोगा पहने हुए। उसकी आस्तीनें लंबी थीं और वो चोगा ज़मीन को छू रहा था। उसने अपने आप को सबके सामने बेसहारा जाहिर किया तो लोगों ने उस पर तरस खाकर उसे यहाँ रहने की जगह दे दी। वो लोगों के कपड़े बर्तन धो देती, जिसके बदले लोग उसे पैसे दे देते। फिर उसने सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उसका सूप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगा और झट ख़त्म हो जाता। उसका सूप हाथों हाथ बिकने लगा, मगर वो सूप सिर्फ शाम को बेचती। दिन में वो घर से बिल्कुल नहीं निकलती। सब उससे बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन इलाके के चौकीदार मार्क का छोटा बच्चा गायब हो गया। सबने उसे बहुत तलाश किया, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक बच्चा गायब होता चला गया। सब परेशान थे, हर तरह की कोशिश कर ली, मगर सब बेकार था। किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही थी कि बच्चे जा कहाँ रहे थे। इलाके की मीटिंग हुई, उसमें सब शामिल थे। उसमें डेफिन भी मौजूद थी, मगर बिल्कुल खामोश बैठी रही। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे और वो सिर्फ सर हिला रही थी। बेखबर लोग अपने बीच अपने ही दुश्मन को लेकर बैठे हुए थे। दरअसल डेफिन एक खूनी बला थी। वो अपनी मर्जी के बच्चे चुनती, फिर रात में उन्हें गायब कर देती। बच्चे ज़बह करके उनका खून पी जाती, हड्डियों पर काला जादू करके अपनी ज़िंदगी बढ़ाती, जबकि गोश्त को सूप में डाल देती। लोग अपने ही मासूम बच्चों के गोश्त से बना सूप मज़े से पी रहे थे और उन्हें खबर नहीं हो पाई। किसी को डेफिन पर शक नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने घर में एक यतीम लड़के को रखा हुआ था। उस लड़के को डेफिन की असलियत मालूम नहीं थी। वो सारा दिन उस यतीम लड़के से लोगों के लाए कपड़े धुलवाती, सारा काम करवाती और सबके सामने भली बनी रहती और किसी पर कुछ जाहिर न होने देती। और सब समझते कि बेचारी कितनी मेहनत करके ज़िंदगी गुजार रही है और साथ में यतीम लड़के की परवरिश भी कर रही है। वो लड़का भी किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे तो सर छुपाने का ठिकाना और 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। वो सारा दिन काम करता और रात को पढ़कर सो जाता। उसके सो जाने के बाद रात में डेफिन अपना खूनी खेल शुरू करती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के की रात में प्यास की वजह से आँख खुल गई। आँख क्या खुली, उस पर डेफिन की असलियत खुल गई। लड़के ने अपनी आँखों से इस खूनी बला को खूनी खेल खेलते देख लिया था। वो दबे कदमों वहाँ से भाग रहा था कि उस चुड़ैल ने उसे दबोच लिया। उसने अपने नुकीले पंजे उसके गले में गाड़ दिए। लड़के की नज़र नीचे पड़े छुड़े पर पड़ी तो उसने हाथ पांव मारकर वो छुड़ा उठा लिया और उस चुड़ैल के पंजे में खौंप दिया। वो चीख कर पीछे हटी तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग पाया। उसके गले से खून रिस रहा था और उस पर कमज़ोरी छा रही थी, मगर उसने अपने पूरे जिस्म की ताकत जमा की और इलाके के चर्च के दरवाजे को झंझोड़ डाला। चर्च से फादर सैमुअल निकले। उन्होंने उस लड़के को उठाया और अंदर ले गए। फादर ने उसकी मरहम पट्टी करवाई, मगर लड़के की हालत बहुत नाजुक थी। उसने फादर सैमुअल को सारी बात बता दी। पहले तो फादर को यकीन नहीं आया, मगर लड़के के गले पर निशान देखकर वो सोच में पड़ गए।
लड़का उनकी कोशिशों के बावजूद भी बच नहीं सका। फादर सैमुअल ने कुछ लोगों को अकेले में बुलाकर बात की और फिर उन लोगों ने डेफिन को वॉच करना शुरू किया। जल्द ही उसका असली रूप फादर और लोगों के सामने आ गया। फादर सैमुअल ने उन्हें बताया कि इस तरह की बलाएं और शैतानी चीज़ों की ताकत दिन में ख़त्म हो जाती है, इसलिए लोगों ने उसे दिन में पकड़ने का फ़ैसला किया ताकि वो बच ना पाए। फिर उन्होंने तय किए हुए वक्त के मुताबिक सूरज की पहली किरण निकलते ही डेफिन को दबोच लिया और उसे एक झाड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। फिर उसकी राख एक जगह गड्ढा खोदकर उसमें डाल दी। मगर उन्होंने काम अधूरा किया था क्योंकि बला उनसे ज़्यादा चालाक थी। जहां माइकल खेल रहा था वो वही जगह थी। माइकल ने गड्ढा खोदा और उसका खून उस पर टपका। ज़मीन ने खून जज्ब कर लिया और खून राख तक पहुंच गया तो वो बला फिर से ज़िंदा हो गई। ज़िंदा तो वो हो गई, मगर अभी उसके पास जिस्म नहीं है। वो किसी को भी चुनकर उसके अंदर चली जाएगी और ये काम वो रेड मून में करेगी जो कल है। तुम सबको खबरदार कर दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और सबसे अहम काम तुम्हें ये करना है कि अपने फार्म हाउस के तीसरे कमरे में मौजूद तहखाने को तलाश करो। नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ मिलें, आखिरी सीढ़ी के नीचे दाईं तरफ खुदाई करना। वहाँ तुमको उस चुड़ैल के पाल और एक किताब मिलेगी। तुम उन दोनों चीज़ों को जला देना। उस बला की जान उन बालों और उस रहस्यमयी किताब में है जो उसने पहले ही दफन करके सुरक्षित कर दिए थे। जब तक उन दोनों चीज़ों को जलाओगी नहीं, वो बला ख़त्म नहीं होगी। जैक इतना कहकर खामोश हो गया। जेना पागलों की तरह मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। फिर जब जैक खामोश हो गया तो जेना ने अपना सर झुकाया और बोली, मुझे लगता है तुम भूत प्रेत और चुड़ैल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, इसलिए वो तुम्हारे दिमाग पर सवार हो गई हैं। मेरी बात मानो, इस वहम से बाहर आ जाओ। मुझे देर हो रही है, मैं अब जा रही हूँ। जेना खड़ी हो गई। जेना सुनो, बेवकूफ़ मत बनो, मेरी बात मानो, वरना बाद में तुम लोग बहुत पछताओगे। जैक ने उसके सामने आकर कहा, मगर जेना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बाय बाय कहकर आगे बढ़ गई। रेड मून शुरू हो गया था। फिर अंधेरा होने लगा तो फार्म हाउस की लाइट्स ऑन हो गईं। सारा ने जेब से सिगरेट निकाली, फिर झूले में बैठकर उसे सुलगाई और सिगरेट पीते हुए झूला झूलने लगी। अचानक उसके सीने से कोई चीज़ ज़ोर से टकराई, इतनी ज़ोर से कि वो झूले से उछलकर पीछे जा पड़ी। सारा को अपने जिस्म में आग दौड़ती महसूस होने लगी। उसने अपने बाल दोनों हाथों से खींचे और फिर एकदम नॉर्मल हो गई, मगर वो सर झुकाए खामोशी से उठी और लंगड़ाकर चलती हुई अंदर जाने लगी। डेविड ने डिनर तैयार करके घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। एडगर फैमिली ने लूसी और रॉजर की फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था ताकि लूसी का दिल कुछ बहल जाए। डेविड ने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 8 बजे खाना टेबल पर लगा दिया और ड्राइंग रूम में जाकर एक तरफ बड़े अदब से खड़ा हो गया जहां सब बातें कर रहे थे। फिर जब वो सब खामोश हो गए तो वो बोला, मिस्टर एडगर, डिनर इज़ रेडी, खाना तैयार है। उसके कहने पर मिचेल एडगर सबको लेकर ड्राइंग रूम टेबल पर आ गए। सारा लंगड़ाकर चल रही थी। सबके पूछने पर वो बस 2 लफ्ज़ बोली, चोट लग गई है। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ने लगे। सबकी आंखें बंद थीं कि अचानक सबको गुर्राहट की आवाज़ आई तो सबने आंखें खोल दीं। गुर्राहट सारा के मुंह से निकल रही थी, जो एक हाथ से रोस्टेड चिकन वहशियों की तरह चबा रही थी, जबकि दूसरे हाथ में बोटियां भरी हुई थीं। सारा, बिहेव योरसेल्फ, रॉजर ने गुस्से से कहा, मगर सारा रुकने के बजाय तेज़ी से गोश्त मुंह में ठूंसती रही
उसके पाँछों से लार भी बह रही थी। इट्स ओके मिस्टर रॉजर, लेट्स स्टार्ट द डिनर, मिचेल एडगर ने कहा और सबने डिनर शुरू कर दिया। मगर सारा ने इस पर ही बस नहीं किया। उसने मिचेल एडगर की प्लेट में रखा हुआ स्टेक झपट कर उठाया और दांतों से नोचने लगी। उसके घर वाले शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और सारा को ज़बरदस्ती लेकर अपने फार्म हाउस चले गए। डेविड ने अपना डिनर ख़त्म किया और बर्तन धोने शुरू कर दिए। अभी उसने 2-3 प्लेट्स ही धोई थीं कि झनाके से किचन की खिड़की का शीशा टूट गया। डेविड के हाथ से प्लेट छूटकर गिर गई। उसकी नज़र नीचे पड़ी, वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था। डेविड ने चौंक कर देखा, फिर उसने खिड़की से बाहर झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने गिरी हुई प्लेट उठाई और उसे धोने लगा। एकदम उसे अपनी कनपटी पर गर्म अंगारा दहकता महसूस हुआ। उसका सर झनझना गया। उसने अपनी कनपटी पर हाथ रखा तो उसे दर्द के साथ चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने अपने हाथ को देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। वो पलटा तो एकदम किसी ने उसके गले पर वार किया और उसके हलक से खरखर की आवाज़ निकलने लगी और वो नीचे गिर पड़ा। सारा लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी, फिर वो उकड़ू नीचे बैठ गई और डेविड के गले पर मुंह रखकर बेचैनी से खून चूसने लगी। डेविड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वो हल्के हल्के झटके ले रहा था। सारा ने मुंह उठाया और होठों पर जबान फेरते हुए बोली, इस बूढ़े खून में वो मज़ा कहाँ जो नए नए ताज़ा खून में था। खैर, मुझे तो ताकत हासिल करनी है, गुजारे के लिए यही सही। और फिर वो दोबारा गले पर होठ लगाकर और फिर दोबारा गले पर होठ लगा दिए। डेविड की लाश बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। सारा ने उसके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया था। फिर वो लंगड़ाती हुई खिड़की तक आई और खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई। पुलिस आई और डेविड की लाश के आसपास सबूत इकट्ठे करने लगी। पुलिस को एडगर फैमिली ने कॉल किया था। पहले भी पुलिस माइकल की मौत का सुराग लगाने में नाकाम रही थी। अब एक और मौत। अब की बार लाश की हालत देखकर वो सोच में पड़ गए कि ये किसी जंगली जानवर की कारस्तानी है या फिर किसी बेरहम कातिल का कारनामा। वो दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे थे, मगर जेना तो अलग ही सोच रही थी। क्या जैक की बातें सच थीं या फिर काफ़ी सोचने के बाद उसने अपने मॉम डैड को ये बात बताने का फ़ैसला किया। जब पुलिस अपना काम करके चली गई तो जेना ने अपने मॉम डैड के सामने सारी बात खोल कर रख दी। वो दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। फिर उसकी मॉम बोली, जेना, अपनी फिक्शन, हॉरर और एडवेंचर की बुक्स से बाहर निकलो। जेना, बेटा, ये बहुत नाजुक मामला है, इस तरह का मजाक करने का ये कोई मौका नहीं है, मिचेल एडगर ने सीरियस होकर कहा। मॉम डैड, ज़रा सोचिए कि अगर ये मजाक है भी तो तहखाने के सीढ़ियों के नीचे देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। जेना ने कहा तो वो दोनों खामोश हो गए। ओके, मिचेल एडगर ने कहा तो वो तीनों उठकर तीसरे कमरे में जाने लगे जिसमें तहखाना था, मगर वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक कर रुक गए। वहाँ उनसे पहले सारा मौजूद थी। उसका तो अंदाज ही बदला हुआ था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो दहाड़ी। ये क्या बदतमीज़ी है सारा, जेना की मॉम बोली। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? मैं उनसे बात करता हूँ, मिचेल एडगर बोले। रॉजर, मार्गरेट और लूसी, तीनों को मैंने माइकल के पास भेज दिया। अब तुम तीनों की बारी है। हा 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 हा, सारा ने गंदे अंदाज से ठहाका लगाते हुए कहा। सारा की बात ने उन तीनों को सुन कर दिया। सारा एक पैर से लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी। मॉम डैड, भागिए! जेना एकदम चीखी तो मिस्टर और मिसेस एडगर भागे। जेना ने सारा को जोर से धक्का देकर बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी। मॉम, ये दरवाज़ा ज़्यादा देर बंद नहीं रह पाएगा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, जेना ने कहा। हमें इस मामले में फादर से मदद लेना पड़ेगी।
मिचेल एडगर ने कहा तो वो दोनों गर्दन हिलाने लगीं। सारा कमरे के दरवाजे को झंझोड़ रही थी, मगर वो तीनों फौरन वहाँ से निकले और इलाके के चर्च में गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने फादर को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर फादर कुछ सोचने लगे, फिर रुक कर बोले, लगभग 100 साल पहले उनके दादा फादर ने ही उस चुड़ैल को जलाया था, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी किताब और बालों का जिक्र नहीं किया। जेना सोचने लगी, फिर उसने जैक के कही हुई बातें फादर के सामने दोहरा दी। अगर ऐसा कुछ है तो हमें ज़रूर उसको ख़त्म करना होगा और साथ ही उस बच्ची को भी बचाना होगा जिस पर उस बला ने कब्ज़ा किया हुआ है। फादर की बात सुनकर वो लोग हाँ में गर्दन हिलाने लगे। फादर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ सामने कोई नहीं था। फादर ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो छत में छिपकली की तरह चिपकी सारा धप करके उनके सामने ज़मीन पर कूदकर उकड़ू बैठ गई। उसके हाथ के पंजे ज़मीन पर रखे हुए थे। वो इस तरह उचकी की छलांग लगाकर फादर को दबोच ले, मगर इससे पहले कि वो ऐसा करती, फादर ने उस पर हॉली वाटर छिड़का तो वो चीखें मारती पीछे हट गई। जहाँ जहाँ सारा के जिस्म पर पानी गिरा वहाँ से उसकी खाल से धुआं उठने लगा। वो जल गई थी। इसी बीच हैना और मिचेल ने फादर के बताए हुए प्लान के मुताबिक सारा को जंजीरों में जकड़ लिया और ताला डालकर उसमें क्रॉस फंसा दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई। वो फादर की रिक्वेस्ट पर आई थी। फादर का कहना था कि सारा काम पुलिस की देखरेख में होना ज़्यादा बेहतर है। सारा के मुंह से घुर्राहट निकल रही थी और वो तकलीफदेह अंदाज से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर पुलिस की निगरानी यानी देखरेख में तहखाने की सीढ़ियों के नीचे खुदाई शुरू की गई। खुदाई गहरी होती गई। खुदाई जारी थी। एकदम कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। छन की आवाज़ के साथ चिंगारी भी निकली। सबने कुदाल रोककर मिट्टी हटानी शुरू कर दी। फिर उन्हें लोहे की कोई चीज़ नज़र आई। जब पूरी मिट्टी हटाकर उसे निकाला गया तो एक लोहे का बॉक्स निकला। फादर ने उस पर पड़े ताले को हॉली वाटर छिड़कने के बाद तोड़ दिया। बॉक्स का ढकना खोला तो इंतहाई गंदी बदबू ने फादर और सारे लोगों का स्वागत किया। सबने अचानक अपनी नाक को बंद कर लिया। बॉक्स में अनगिनत हड्डियां, नाखून और खोपड़ियां पड़ी थीं, जिन पर कोई बदबूदार खाल जैसी चीज़ पड़ी हुई थी। फादर ने उसे बड़ी मुश्किल से हटाया तो उसके नीचे एक काले चमड़े की किताब नज़र आई जिस पर शैतानी शक्लें बनी हुई थीं। उसके बराबर में एक झिल्ली में कुछ लिपटा हुआ रखा था। फादर ने उसका कोना पकड़कर उसे खोला। वो बाल थे। फादर ने उस पूरे बॉक्स को निकलवा लिया और बाहर आ गए। बॉक्स को देखकर सारा ने चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगी और मुंह से गालियों का तूफान निकलने लगा। फादर ने बॉक्स पर क्रॉस लगाया और उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। बॉक्स में आग क्या लगी, सारा ने सर पटकना शुरू कर दिया। फिर उसके जिस्म से चलता हुआ एक साया निकला और चिंगारियां बनकर हवा में बिखर गया। फिजा में हज़ारों चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो कान फाड़ देने वाली थीं। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें बैन करने के अंदाज में बदलकर गायब होती चली गईं। जेना, हैना और मिचेल एडगर फादर के साथ बैठे हुए थे। फादर बोले, 100 साल बाद इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। जिस बला को मेरे दादा ने ख़त्म किया था, आज 100 साल बाद दोबारा उसका ख़ात्मा उन्हीं के खून ने किया है। फिर फादर उठे और एक एल्बम ले आए जो उनके दादा की थी। उसमें उस बला को ख़त्म करने के दृश्य भी थे। एल्बम में एक तस्वीर पर नज़र पड़ते ही जेना चौंक गई। उसके चौंकने पर फादर ने बताया कि ये तस्वीर एक यतीम खाने की है और ये सब बच्चे यतीम थे। फादर को उन बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। जेना ने आगे नीचे बैठे हुए बच्चों में से एक पर उंगली रखी और सवालिया नज़रों से फादर की तरफ देखा। माई चाइल्ड, यही तो है वो बच्चा जिसने सबको उस चुड़ैल की सच्चाई बताई थी।
और आने वाली नस्ल को बचा लिया था, मगर खुद नहीं बच सका। फादर बोले, जैक यानी जैकब फर्गूसन, राइट? जेना ने नाम बताकर कंफर्म करना चाहा। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, जैकब फर्गूसन ही था उसका नाम, फादर ने कंफर्म किया। मगर तुम इसे कैसे जानती हो? जेना बोली, जैक ही तो मुझे मिला था और सारी बात मुझे बता दी थी। उसकी बात पर सब खामोश हो गए। सारा सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। एडगर फैमिली ने फादर से आखिरी मुलाकात की और जाने के लिए तैयार हो गए। कम ऑन जेना, लेट्स गो। हैना ने उसे आवाज़ लगाई तो जेना फार्म हाउस पर नज़र डालती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई। टॉमी उसकी गोद में ही था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो गई तो एकदम जेना को दूर जैक खड़ा हुआ नज़र आया। वो मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला रहा था। जेना ने भी मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। फिर जैक एकदम गायब हो गया। अचानक जेना बोली, मॉम, क्यों ना हम सारा को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें? जेना ने सीट पर सोई हुई सारा को देखते हुए कहा, जो अपने मॉम, डैड, लूसी आंटी और माइकल को खो चुकी थी। क्यों नहीं बेटा, अगर सारा हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हैना एडगर ने कहा तो जेना ने मुस्कुराकर सोई हुई सारा को देखा और ख़ुद भी सीट की पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।